Hello students, welcome to the English class of 12th standard। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका रीड 1 है द एडजस्टमेंट, और ये एक स्टोरी है जिसके राइटर हैं गुलजार। और ये स्टोरी जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में है, एल्डरली पर्सन्स हैं वो। और ग्रैंड पेरेंट्स आपको पता होगा किसको कहते हैं, रिलेशंस जो हैं ये दादा दादी नाना नानी वो ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं। और इनको हम अलग करने के लिए दादा दादी को हम क्या बोलेंगे, नाना नानी को ग्रैंड पेरेंट्स तो कहेंगे, लेकिन इनको मतलब सेपरेट रिलेशन समझने के लिए मदर की साइड के जो होते हैं रिलेशंस वो सारे कहलाते हैं मैटरनल, और जो फादर की साइड के जो भी रिलेशंस होते हैं वो कहलाते हैं पैटर्नल, जो कि आपको प्री टास्क में दे रखे हैं। थोड़ा सा आप समझें कि फादर की साइड के पैटर्नल और मदर की साइड के कहलाते हैं मैटरनल। तो जैसे मामा है तो मैटरनल अंकल, लेकिन अगर चाचा हैं तो पैटर्नल अंकल हो जाएंगे। आ गया समझ में ये? तो अब हम जो स्टोरी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो दो बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, उनसे रिलेटेड ये स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ मिस्टेक नॉट टू टेक नाना आवर ग्रैंडफादर टू द फ्यूनरल ऑफ आवर ग्रैंड मदर आवर नानी। ये हमारी गलती थी कि हम नाना को नहीं ले गए, जो कि हमारे ग्रैंडफादर हैं, मतलब नाना हैं हमारे, टू द फ्यूनरल ऑफ आवर ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर का मतलब नानी का फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। हमारी नानी के अंतिम संस्कार में हम नाना को नहीं ले गए, ये हमारी गलती थी। गो टेक हर अवे, विस्पर इनटू हर ईयर्स दैट आई टू एम on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. उसे यहाँ से ले जाओ, और उसको विस्पर का मतलब होता है धीरे से, सॉफ्टली स्पीकिंग। तो उसको कानों में धीरे से कह दो कि मैं भी उसी रास्ते पर हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। नॉट फार बिहाइंड मतलब पीछे ही हूँ उसके। और उसे ये भी कह दो कि मैं बियॉन्ड का मतलब आफ्टर डेथ, मैं मृत्यु के बाद उससे जाकर मिलूँगा। विथ हैवी हार्ट्स वी हॉस्टेड नानीज बायर ओवर आवर शोल्डर्स। आई टर्न टू लुक जस्ट वंस एंड फाउंड नाना स्टेपिंग अवे फ्रॉम द बालकनी इनटू द रूम, पुलिंग द डोर शट आफ्टर हिम। ही हैड लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर हाफ a century. Seen her radiant face every day of those years. हमने बड़े भारी दिलों से नानी का बायर का मतलब होता है जनाजा, जिसको अर्थी कहते हैं हम, वो हमने अपने कंधों पर उठाया और चलना स्टार्ट किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि नाना वापस बालकनी से अपने रूम में जा रहे थे, और उन्होंने जाते ही रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। नाना जो थे वो नानी के साथ लगभग हाफ ए सेंचुरी, मतलब हाफ ए सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, हाफ ए सेंचुरी मीन्स 50 ईयर्स। तो उन्होंने नानी के साथ 50 साल बिताए थे, और हर समय उन्होंने हर रेडिएंट फेस, रेडिएंट क्या है एडजेक्टिव, कि हर समय उन्होंने नानी का खुश मिजाज चेहरा देखा था। इससे हमको पता चलता है कि नानी जो थी वो थोड़ी खुश मिजाज थी, हमेशा खुश रहती थी। ही मस्ट हैव बीन वॉट अबाउट 85 एंड येट ही वुड फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरीथिंग नानी डिड। ही मस्ट हैव बीन वॉट अबाउट 85, हम अंदाज़ा लगाएं तो उनकी उम्र लगभग, नाना की उम्र कितनी थी, 85 के आसपास। और अभी भी वो नानी जो कुछ भी करती थी उनके ऊपर वो बड़बड़ाते रहते थे। ही वुड कीप
quibbling with her as if they were two people who had just married in the first flush of love and were still discovering each other. अक्सर वो नानी से क्विबलिंग मीन्स डिस्कशन, बहसबाजी और आर्ग्यूमेंट करते रहते थे और ऐसा लगता था कि अभी अभी उन दोनों की शादी हुई है और वो अभी तक एक दूसरे से जैसे प्रेम में छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक जैसे होती है वो करते रहते थे. एट टाइम्स अ पैटी क्वेरल वुड पुश दैम इनटू लॉन्ग साइलेंस. और कभी कभी तो उनका वो जो नोक झोंक होती थी वो इतनी लंबी हो जाती थी कि एक दूसरे के प्रति मतलब उनकी असहकार की भावना, डिसअप्रूवल, पैटी क्वेरल का मतलब डिसअप्रूव, मतलब दोनों एक दूसरे से राज़ी नहीं होते थे और उस नोक झोंक की वजह से कई बार दोनों बात करना बंद कर देते और दोनों के बीच में कई दिनों की चुप्पी छा जाती थी. दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेज टुगेदर. कई दिनों तक वो दोनों बात करना भी बंद कर देते थे. When we would try to intervene, all Nana would quip, "It happens, son, it happens. It takes time to adjust to each other." जब हम कभी बीच में दखलंदाजी करने की कोशिश करते या कुछ बोलते तो नाना अक्सर ऐसा एक विटी रिमार्क देते थे. क्विप का मतलब होता है विटी रिमार्क, मतलब बुद्धिमानी से भरा हुआ एक रिमार्क बच्चों को दे देते थे. क्या कहते थे? इट हैपेंस, ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है. और एक दूसरे को एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है. इट वॉज फन लिसनिंग टू हिम टॉक. उनको बात करते देखकर बड़ा मज़ा आता था. मदर वुड ऑलवेज reprimand us. You people provoke him and my mother has to bear the brunt. मदर अक्सर हमें कहा करती थी, रिप्रिमांड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड. तो मदर, हमारी मम्मी हमको अक्सर कहती थी कि तुम लोग जो नाना को क्या करते हो, उकसाते हो और मेरी माँ को उनका जो आवेश है, गुस्सा है, वो सहन करना पड़ता है. प्रोवोक का मतलब वो उकसाना. तुम नाना को बार बार कुछ कुछ बोल के उकसाते रहते हो, फिर वो गुस्सा करते हैं तो वो सहन किसको करना पड़ता है? मेरी माँ को. इसका मतलब जो बात कर रहे हैं उनकी माँ बोल रही है कि तुम नाना को उकसाते हो और मेरी माँ को सहन करना पड़ता है. इसका मतलब क्या हुआ? ये उस जो बोल रहा है उनकी क्या है? नानी है और वो नाना है. और वो अपनी मम्मी के बारे में बताता है कि हमारी मम्मी हमको अक्सर ऐसा कहती हैं. हर मदर मीन्स अवर नानी. उनकी मम्मी मतलब हमारी नानी. एंड नानी वुड वूश आउट अ फ्यू वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम हर टूथलेस माउथ. और नानी अक्सर अपने बिना दांतों वाले मुंह से, उनकी भी एज इतनी थी कि उनके दांत टूट चुके थे, तो बिना दांतों वाले मुंह से वो भी कुछ कुछ बोलती रहती थी. बी ग्रेटफुल. और क्या बोलती थी? बी ग्रेटफुल दैट आई गेव यू 2 grandsons. नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड जस्ट शट अप. कि आप शुक्र मानो कि मैंने आपको 2 क्या दिए? नानी अपने हस्बैंड को, नाना को कहा करती थी कि आपको शुक्र मानना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए कि मैंने आपको 2 दोयते दिए हैं और अब भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुंह बंद करो. माई ब्रदर एंड आई वर एट अ वेरी यंग इम्प्रेशनेबल एज व्हेन आवर फादर मैरिड अ सेकेंड टाइम. मैं और मेरा भाई दोनों हम ऐसे इस एज पर, इम्प्रेशनेबल का मतलब है आसानी से प्रभावित होने वाले, मतलब हमको समझ आ चुकी थी और हमको सब कुछ पता चलता था. इस एज में हम जब थे तो व्हेन आवर फादर मैरिड अ सेकेंड टाइम, तब हमारे पिताजी ने दूसरी शादी करी. मतलब एक तो हमारी मम्मी और हम उनके बच्चे थे, फिर उन्होंने दूसरी शादी करी. ही वुड ऑफन एरोगेंटली परेड इनटू द हाउस विथ हिज न्यू वाइफ. और वो मतलब गर्व के साथ क्या करते थे? घर में अपनी नई वाइफ के साथ इधर उधर घूमते थे. मदर वॉज हेल्पलेस. लेकिन हमारी जो माँ थी वो हेल्पलेस थी, माना निस्सहाय थी.
वो कुछ कर नहीं पा रही थी। देयर वॉज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर पाती। अपने पति को ऐसे दूसरी बार शादी करता हुआ देखकर वो हेल्पलेस हो गई थी। बट नानी फॉट विथ हर and scooped the two of us into her arms and brought us into her house, saying, "You want to rot here, do so, but I am not letting my grandchildren stay here to get thrashed by their stepmother." लेकिन माँ कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन ये हमारी नानी थी जो अक्सर हमें स्कूप्ड का मतलब होता है एम्प्रेस, हमें गले लगा लेती थी, हम दोनों भाइयों को, और अक्सर कहा करती थी और अपने घर ले आती थी और कहती थी, मेरी मम्मी को कहती थी कि अगर तुमको सड़ना है तो तुम यहीं बैठ के सड़ो। सड़ना मतलब तुमको पड़े रहना है, यहीं पड़े रहो। बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन मैं अपने इन दोनों दोहितों को यहाँ स्टेप मदर माना सौतेली माँ से पिटाई करने के लिए या सौतेली माँ से पिटने के लिए मैं यहाँ इनको नहीं छोड़ूंगी। और हमें वो अपने घर ले आती थी। इफ एनीवन गॉट हर वे विथ नाना इट वॉज नानी। अगर नाना से कोई बात मनवानी हो, गॉट हर वे विथ इसका मतलब है बात को मनवाना। अगर कोई किसी को नाना से कोई बात मनवानी है तो वो केवल नानी ही थी जिनकी बात वो मानते थे। She would tell it to his face, वो उनको सामने ही कहा करती थी, You will regret it the day I die, है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पछताओगे, आप पछताओगे। रिग्रेट का मतलब पश्चाताप। You don't speak with the mother of these two children, आप इन दोनों बच्चों की माँ से, इसका मतलब आप अपनी बेटी से बात नहीं करते हैं। और दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टॉक यू, और फिर वो भी आपसे बात नहीं करेंगे। यू विल सिट ऑल द योर सेल्फ इन द बालकनी एंड बेथ इन द सन एंड योर ओन लोनलीनेस। आप केवल अकेले ही बालकनी में बैठे रहो, और बेथ इन द सन का मतलब धूप सेको, और लोनलीनेस माना अपने अकेलेपन के साथ ही जियो। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप दोनों इन दोनों बच्चों से बात नहीं करते, दोनों बच्चों की मम्मी से, मतलब आप अपने बेटी से भी बात नहीं करते हो। ये आपका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। नानी अक्सर नाना को ऐसा कहती थी। नाना वुड से बेयरली ऑडिबली, नाना जो बोलते थे वो इतना धीरे बोलते थे कि सुनाई भी मुश्किल से देता था। I am older than you. You just wait and watch who is going to get first, you or I. मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तो तुम केवल इंतज़ार करो, देखो। वेट एंड वॉच का मतलब इंतज़ार करो कि कौन पहले जाता है, तुम या मैं। कहाँ जाता है मतलब दोनों में से किसकी डेथ पहले होती है। She would simply say, yes, you will see, just watch. और नानी भी उनको ऐसा कह देती थी कि हाँ आप भी देखो और वॉच करो कि देखो पहले कौन जाता है। एंड नानी रियली डिड लीव बिफोर हिम, और हुआ भी ऐसा कि नानी पहले चली गई, मतलब नानी की मृत्यु नाना से पहले हो गई। नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल नाउ एज इफ ही हैड लॉस्ट अ वेजर। नाना बिल्कुल अकेले और चिड़चिड़े हो गए थे, और उनके बिहेवियर से ऐसा लगता था कि वो बाजी हार गए हैं। जैसे शर्त लगाते हैं और बाजी हार जाते हैं ना, तो ऐसा लगने लगा उनको कि वो बाजी हार गए हैं। फॉर अ फ्यू डेज ही टुक आउट हिज एंगर ऑन हिज फूड। कुछ दिनों तक तो वो अपना गुस्सा खाने पर निकालते रहे। ही वुड पुश अवे हिज प्लेट एंड से, वो खाने की थाली को खिसका देते और कहते, टेल हर आई डोंट वॉन्ट टू ईट। उसको कह दो कि मेरे को खाना नहीं चाहिए। ही इम्प्रिजन्ड हिमसेल्फ इन द बेडरूम। उन्होंने अपने आप को बेडरूम में कैद कर लिया था, मतलब बेडरूम में बंद हो गए थे और वहाँ से निकलते ही नहीं थे, सारा टाइम वहीं बैठे रहते थे। We removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana, but he did not let us cart away Nani's bed.
हमने नानी की काफ़ी सारी चीज़ें उस रूम में से निकाल दी थी जिससे कि नाना आराम से वहाँ रह सके। हमने रूम को अच्छे से रहने लायक बना दिया था, लेकिन नाना ने नानी का काट माना बेड निकालने नहीं दिया। इन अ ड्राई होलो कोर्स वॉइस ही सेड, लेट इट बी, वेयर एल्स इज शी गोइंग टू स्लीप। ये काट या ये बेड यहीं पर पड़ा रहे। और वो ऐसे रुआसी सी आवाज़ में बोले कि अगर तुम ये काट निकाल दोगे तो वो कहाँ सोएगी, है ना, उसके लिए कोई और सोने की जगह ही नहीं है। ये काट यहीं पड़ा रहने दो, उसका बेड यहीं पड़ा रहने दो। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वो अभी तक नानी को डेड नहीं समझ रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि नानी अभी भी इसी बेड पर सोएगी। द डे वी हैड टू टेक नानीज एशेज अवे फॉर इमर्जन, that day two Nana stayed locked in the room. When I went in, I found him sitting on her bed. He just touched the urn and said, take him away. All my life he just kept fighting with me. जिस दिन हमको नानी के एशेज माना नानी की जो राख का जो विसर्जन करना होता है, अस्थियों का विसर्जन करना होता है, इमर्जन का मतलब है विसर्जन, उस दिन भी नाना ने अपने आप को रूम में ही लॉक रखा। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो नानी के बेड पर ही बैठे थे। उन्होंने केवल उस अस्थि कुंभ को, अस्थि कलश को केवल छुआ। अर्न का मतलब वही अस्थि कलश। उन्होंने केवल उसको छुआ और कहा कि उसे ले जाओ, टेक हिम अवे। हिम अवे का मतलब, हिम किसके लिए आता है, ही से बनता है हिम। तो मतलब वो अपने आप को क्या समझने लग गए थे, नानी। और वो क्या बोल रहे हैं कि उसको ले जाओ, मतलब नाना को ले जाओ। ऑल माई लाइफ ही जस्ट केप्ट फाइटिंग विथ मी, अर्थात पूरी ज़िंदगी वो मेरे से लड़ते ही रहे। ये अक्सर कौन बोला करती थी, नानी बोलती थी कि आप सारा टाइम मेरे से लड़ते रहते हो। तो अभी वो अपने आप को नानी समझकर ये बोल रहे हैं कि नाना की राख को ले जाओ, और वो सारी लाइफ मेरे से उन्होंने लड़ाई ही करी है, झगड़ा ही किया है। द शिफ्ट वॉज ग्रेजुअल, आई डिड नॉट पे मच हीड टू इट दैट फर्स्ट डे, बट लेटर इट बिकेम मोर एविडेंट। ये शिफ्ट का मतलब परिवर्तन, ये जो नाना में परिवर्तन आ रहा था या हमको जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे, मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये पहला ही दिन था, लेकिन धीरे धीरे हमको उनमें और ज़्यादा परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। ये स्टोरी जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू रहेगी। अभी हम यहीं पर इस स्टोरी को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।